प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के एक नए अध्याय जिसे निगमन पद्धति यानी मेथड ऑफ डिडक्शन कहते हैं का प्रारंभ करेंगे। यह पाठ विशेष रूप से स्नातक एवं परास्नातक यानी बीए और एमए तर्कशास्त्र के छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। निगमन पद्धति में 19 नियमों के माध्यम से किसी युक्ति की वैधता परीक्षण आसानी से संभव होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। मेथड ऑफ डिडक्शन, निगमन की विधियाँ। तो सबसे पहले है फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी, वैधता के आकारगत प्रयोग। अभी तक हम लोगों ने किसी युक्ति को वैध या अवैध सिद्ध करने के लिए सत्ता सारणी विधि यानी कि ट्रुथ टेबल का प्रयोग किया। इस विधि में कथन चर होते हैं, वे स्टेटमेंट वेरिएबल PQRS होते हैं। इनकी सहायता से हम सारणी बनाते हैं। यदि वेरिएबल की संख्या यानी कि n जो होता है अधिक होगा तो सारणी लंबी हो जाएगी। संख्या अधिक होने पर 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो n होता है वेरिएबल की संख्या, हम लोग पढ़ चुके हैं इस विषय में। PQRS क्या है? n की संख्या है। 2 की पावर n सूत्र के प्रयोग द्वारा सारणी में पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी और सत्ता सारणी लंबी होने से समय भी अधिक व्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, यदि किसी युक्ति यानी कि युक्ति में आर्गुमेंट में 4 स्टेटमेंट वेरिएबल हैं। 4 स्टेटमेंट वेरिएबल कौन कौन हैं? PQRS हैं। तो n की संख्या कितनी हो जाएगी? n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 4 हो तो सत्ता सारणी में पंक्तियों की संख्या 2 की पावर n सूत्र के माध्यम से हो जाएगी 2 की पावर 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई यानी कि 16, 2 गुणे 2 यानी 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16 होगी। 16 पंक्तियों द्वारा किसी युक्ति की वैधता ज्ञात करना बहुत जटिल कार्य है और समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा इस प्रक्रिया में। इसीलिए एक नई विधि जिसे हम निगमन पद्धति मेथड ऑफ डिडक्शन कहते हैं का प्रयोग किया जाएगा। इसी समस्या से बचने हेतु निगमन विधि का प्रयोग किया गया है। इसके लिए कुछ नियम हैं, उसका पालन करना होता है। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ हमें लाइनों में युक्तियां लिखी होंगी क्रम से। सबसे पहले दी गई युक्ति का सिंबलाइजेशन करते हैं यानी प्रतीकीकरण करते हैं। उसके बाद अभी आप एक उदाहरण के द्वारा समझाया जाएगा आपको ये बात। युक्तियों का प्रतीकीकरण आधार वाक्यों के रूप में क्रमानुसार नंबर डाल के करते हैं। 1 2 3 बाएं तरफ नंबर डालते हैं करते हैं और अंतिम आधार वाक्य के सामने तिर्यक रेखा यानी कि साइड लाइन तिर्यक रेखा खींचते हैं। और इसलिए का निशान देखिए, इसलिए का निशान हम लोग पढ़े हैं बचपन से ही गणित में। ये 3 बिंदु होते हैं। इसलिए का निशान लगाकर निष्कर्ष लिखते हैं। आधार वाक्य से निष्कर्ष भेद हेतु, ठीक ना। ये निष्कर्ष इसलिए तिर्यक लगा कर लिखते हैं कि आधार वाक्य और निष्कर्ष अलग अलग दिखाई दें। अभी उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। इसे देखिए, हम आपको उदाहरण के लिए समझा भी देते हैं। अभी इसे देखिए, हमारा ये आधार वाक्य था तो इसमें एक लाइन पहला आधार वाक्य लिखा, दूसरा आधार वाक्य लिखा और तिर्यक करके हमने निष्कर्ष को इसलिए लगाकर दिखा दिया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 पायतें हो गई। अब दी गई युक्ति के निष्कर्ष को आधार वाक्यों में अनुमान के 9 नियम, देखिए 9 रूल ऑफ इन्फरेंस होते हैं, अनुमान के 9 नियम होते हैं और पुनर्स्थापन के 10 नियम यानी कि कुल 19 नियम। ये 10 रूल ऑफ रिप्लेसमेंट यानी कि 10 रूल रिप्लेसमेंट के होते हैं और 9 रूल इन्फरेंस के होते हैं। कुल मिलाकर 10 और 9 19 नियमों की सहायता से हम मेथड ऑफ डिडक्शन को हल करते हैं। अनुमान के 9 नियमों का प्रयोग देखिए, अनुमान के जो 9 नियम हैं ये 9 रूल ऑफ इन्फरेंस हैं। इनका हम प्रयोग पूरी पंक्ति पर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी पंक्तियों में की जाती है। जबकि 10 नियम जो पुनर्स्थापन के हैं, 10 रूल ऑफ रिप्लेसमेंट हैं, इनका हम प्रयोग किसी पार्ट में किसी भाग में भी कर सकते हैं। पूरी पंक्ति हैं, 10 नियमों का प्रयोग पंक्ति के किसी भाग में भी किया जा सकता है। तो आप इस पर जब सवाल लगाएंगे तो और विस्तार समझेंगे इस बात को। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, आधार वाक्यों के बाईं ओर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उचित नियम का प्रयोग
का कारण और औचित्य लिखते हैं। देखिए जस्टिफिकेशन करते हैं कि हमने इसको हल करने के लिए, निगमन करने के लिए किस सूत्र का, किस नियम का प्रयोग किया, उसका स्पष्टीकरण हमेशा दाहिनी तरफ करते हैं, ठीक ना, क्रम बढ़ाते हुए स्पष्टीकरण करते हैं। अब इस सभी बातों को एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे तो और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा हमें। अब देखिए, अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या करना है हमको, कंस्ट्रक्ट ए फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी, वैधता को, आकारगत प्रयोग का निर्माण करना है हमको। देखिए एक युक्ति दी गई है हमको, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। इफ आइदर अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड और ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड, देन ऑल स्टूडेंट्स विल स्टडी मैथमेटिक्स। ये पहला बिंदु लगा तो इसका मतलब कि ये पहला आधार वाक्य है, यहाँ इतना लंबा है। दूसरा आधार वाक्य है अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड एंड ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड, ये हमारा बिंदु लगा है यहाँ पर, यानी कि दूसरा आधार वाक्य है। अब देयरफॉर से पता चलता है कि हमारा क्या, यहाँ से निष्कर्ष शुरू होता है। देयरफॉर ऑल स्टूडेंट्स विल स्टडी मैथमेटिक्स, तो हम ये निष्कर्ष हो गया। तो इसमें दो आधार वाक्य हैं, इस आर्गुमेंट में दो आधार वाक्य हैं और एक निष्कर्ष है। इसको लिखा कैसे गया, ध्यान समझिएगा। इफ का मतलब होता है यदि, तो इफ के लिए हम कौन सा निशान लगा बताया गया आपको, आप पीछे से पढ़ चुके हैं। ये इफ के लिए इस निशान का प्रयोग करते हैं, इफ। अब देखिए इफ आइदर, देखिए इफ भी लगा है और आइदर भी लगा। आइदर के लिए कौन सा निशान प्रयोग करते हैं, आइदर के लिए हम इस निशान का प्रयोग करते हैं। तो आइदर, देखिए इफ भी लगा है और आइदर भी लगा है। इफ आइदर अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड, और आइदर के बाद आर लगाते हैं, और यानी कि या, यहाँ से अलगाव होता है या का निशान आप जानते हैं, वी का निशान होता है, वेज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अब देखिए कैसे बना, देखिए पूरा वाक्य, और ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड, जी से ज्योमेट्री के लिए हमने जी का प्रयोग किया यहाँ पर, और अलजेब्रा के लिए ए का प्रयोग किया है, ठीक, ए शब्द का प्रयोग किया गया है। और मैथमेटिक्स के लिए एम, मैथमेटिक्स के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, एम। अब देखिए कैसे लिखा गया, इफ का मतलब है कि, देखिए इफ और देन, इफ और देन के बीच में जितने पॉइंट होंगे, देन का निशान जो इम्प्लाइज है, देन का निशान है। आप बहुत ध्यान समझिएगा बात को। इफ आइदर अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड और इफ अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड और ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड, तो ये एक साथ हो गया। और इफ लगा है, इसलिए क्लियर होता है कि इसके इफ किससे जुड़ा हुआ ये संबंध है, देन। अब देखिए ये देन यहाँ पर आया है, देन का निशान है, देन ऑल स्टूडेंट्स विल स्टडी मैथमेटिक्स, तो एम का निशान बन गया। देन के बाद जो वाक्य आता है वो कॉन्सिक्वेंट यानी उत्तरवर्ती भाग में लिखा जाता है। ये पूर्ववर्ती भाग में, एंटीसीडेंट में, ए वेज जी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, देन मैथमेटिक्स, ऑल स्टूडेंट विल स्टडी मैथमेटिक्स। तो आप समझ गए होंगे, और ध्यान से समझेंगे और एग्जाम्पल हल करेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब देखिए दूसरे आधार वाक्य पर आते हैं, अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड यानी कि ए, एंड के लिए हम पढ़ चुके हैं कि एक डॉट का निशान लगाते हैं एंड के लिए, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड, अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड एंड ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड। हमारा ये दूसरा आधार वाक्य क्लियर हो गया। देयरफॉर के लिए हमने अभी पढ़ा, नियम में पढ़ा कि तिर्यक रेखा खींचकर इसलिए का निशान लगाते हैं, और देयरफॉर इसलिए का निशान लगाकर पूरा वाक्य का हम सिंबलाइजेशन करते हैं। देयरफॉर ऑल स्टूडेंट्स विल स्टडी मैथमेटिक्स के लिए हमने कौन सा शब्द चुना था, एम, तो हमने लिख दिया एम। तो हमारा ये इसका सिंबलाइजेशन हो गया, आर्गुमेंट जो दिया हुआ था उसका सिंबलाइजेशन हो गया। अब देखिए इस पाठ में विशेष रूप से सिंबलाइजेशन पर इतना जोर नहीं दिया जाता है, विशेष रूप से आर्गुमेंट को हल करना सबसे बड़ी बात है। सूत्रों के प्रयोग द्वारा 19 रूल के द्वारा हमें आर्गुमेंट को हल करना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आर्गुमेंट को हल करने के लिए देखिए हमने क्रम से 1 और 2 दोनों आधार वाक्यों के लिए नाम दिया, पहला 2 नंबर डाला, नंबर डालते हैं, और हमने इस तिर्यक रेखा खींचकर इसलिए का निशान लगाया जो निष्कर्ष को व्यक्त करता है देयरफॉर के बाद। अब देखिए
हमें इसको प्रूव करना है। कहने का मतलब है कि इन दो आधार वाक्यों की सहायता से हमें निष्कर्ष यम को लाना है। कैसे लाएंगे हम? इसके लिए 19 रूल, जो 19 नियम होते हैं मेथड ऑफ डिडक्शन के, उनका प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, पहला हमने तीसरी लाइन 3 नंबर डाला, 3 नंबर लिख कर क्या लिखा? ए लिख दिया। क्यों लिख दिया? हमने ये दूसरे आधार वाक्य में ए डॉट टी था, इसका क्या कर दिया? सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। तो जब कोई भी डॉट के रूप में जुड़ा होता है, उसमें से हम पीछे वाला हिस्सा, बाद का हिस्सा हटा सकते हैं। तो इस सूत्रों में अभी आगे आप समझेंगे विस्तार से, केवल एग्जाम्पल में हमने इसलिए लिख दिया था। विस्तार से आप पूरे सूत्र को जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए क्या हो गया? ये ए हो गया। इस क्या, क्यों ए हो गया? 2, देखिए 2 जस्टिफिकेशन क्या करेंगे? ए क्यों लिखा? इसका हमें जस्टिफिकेशन करना होगा। तो हमने 2 का क्या कर दिया? सिंप्लीफिकेशन कर दिया, यानी कि 2 का सरलीकरण कर दिया। सरलीकरण कैसे किया? इसके साथ डॉट लगा था टी, इसको हटा दिया, केवल ए रख दिया। ये अब देखिए आगे क्या करते हैं, चौथा नंबर डालते हैं। चौथा नंबर डालकर हमने क्या लिखा? ए वे जी। ये सब प्रक्रिया क्यों किया जाता है अभी आपको बताएंगे इसके बारे में। ए वे जी। अब देखिए ये तो ये है, और इसमें हमने वेज लगाकर जी लिख दिया, यानी कि हमने 4 में क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, गलती हो गया था। 3 में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 3 में क्या किया हमने? ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया। योग, ऐड का मतलब क्या होता है? योग। तो हमने ये अपने से जी बढ़ाया है, ऐड करके जी बढ़ा दिया। इसके विषय में भी आगे सूत्र में पढ़ेंगे। अब देखिए अगली लाइन देखिए, हमारा टारगेट है यम लाना। उद्देश्य क्या, सब करने का उद्देश्य क्या है? हमें यम चाहिए, निष्कर्ष में हमें यम चाहिए, प्रूफ करना है हमको, यम चाहिए। तो हमने क्या किया? अब देखिए पहला आधार वाक्य देखिए, ए बे जी इम्प्लाइज यम लिखा हुआ है। तो ए वे जी हमें प्राप्त हो गया। हमें ये यम हमारा छिपा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? इसका पूर्वत अनुमान, यानी कि मॉडुस पोनेंस, पूर्वत अनुमान अभी आप जानेंगे, बस यहाँ समझते रहिए थोड़ी सी बात को। ए वे जी 1 और 4 के बीच पूर्वत अनुमान फिट किया, यानी कि मॉडुस पोनेंस लगाया, तो हमें पीछे वाला हिस्सा प्राप्त हो गया। आप घबराइए नहीं, अभी आप केवल समझते रहिए बात को। देखिए मॉडुस पोनेंस, पिछले पाठों में मॉडुस पोनेंस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर आपको समझा देते हैं कि ये आखिरी लाइन कैसे प्राप्त हुई, ठीक ना। इसके लिए हमें क्या किया? पी इम्प्लाइज क्यू, पहले आधार वाक्य में पी इम्प्लाइज क्यू हो, दूसरे आधार वाक्य में यदि पूर्ववर्ती को स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए पी के रूप में, तो उत्तरवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट निष्कर्ष में प्राप्त होता है। इसी मॉडुस पोनेंस नियम के आधार पर ये हमारा 1 और 4 में मॉडुस पोनेंस लगाया गया है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और हम प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण हमने डायरेक्ट ले लिया है, उसका विस्तार नहीं किया है। मतलब आपको सवाल आना चाहिए। सवाल कब आएगा? जब आप सूत्रों को अच्छी तरह याद करेंगे। खैर अभी तो समझने की बात है केवल। पी वेज क्यू पहले पार्ट में है, इम्प्लाइज आर डॉट एस। इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं, पी क्यू आर एस, 4 वेरिएबल का प्रयोग किया गया है। यानी कि यदि हम सत्ता सारणी बनाते हैं तो ज़्यादा लाइनें खर्च होती, लेकिन मेथड ऑफ डिडक्शन में, निगमन की विधि में बहुत आसानी से हल हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? निष्कर्ष को लाना। उद्देश्य क्या है? निष्कर्ष की वैधता सिद्ध करना। यदि निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है आधार वाक्यों के सूत्रों के प्रयोग द्वारा, तो हमारा क्या होता है? ये वैध सिद्ध हो जाता है। अब देखिए हमारा पहला आधार वाक्य था पी वेज क्यू इम्प्लाइज आर डॉट एस, दूसरा आधार वाक्य है पी, और इसलिए देयरफॉर के बाद निष्कर्ष का निशान क्या है हमारा? आर। तो हमें इन दोनों आधार वाक्यों से क्या करना है? निष्कर्ष आर लाना है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। पहले आधार वाक्य ये है मेरा, दूसरा आधार वाक्य है। इन दोनों में ऐसे सूत्रों का प्रयोग करेंगे कि ताकि हमारा निष्कर्ष आर प्राप्त हो जाए। अब देखिए नंबर 3 डाला हमने, क्या किया? निष्कर्ष आर प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि निष्कर्ष देखिए आर यहाँ छिपा हुआ, यहाँ पर बैठा है, तो हम इसको कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? इसके लिए हमें सूत्रों का प्रयोग करना होगा। तो हम दूसरे आधार वाक्य में हमने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? क्यू। क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पर क्यू की जरूरत है, इसलिए हमने पी वेज क्यू 2 में एडिशन कर दिया, यानी कि योग कर दिया। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा मेरा? ये पूर्वत अनुमान लगाएंगे। मॉडुस पोनेंस आप ऊपर देख चुके हैं, 1 और 3 के बीच पूर्वत अनुमान लगाएंगे। तो हमने ऐड किया, फिर 4 नंबर डाला। 4 नंबर लिख के क्या किया? 1 और 3, 4 नंबर में जो आर डॉट एस है, ये कहाँ से आया? इसको प्रूव करना है कि ये लाइन क्यों आ गई। इसके प्रूव करने के लिए क्या बताया गया आपको? 1 और 3 में मॉडुस पोनेंस लगाया गया। 1 और 3 में के बीच मॉडुस पोनेंस। मॉडुस पोनेंस में क्या होता है? पूर्ववर्ती अनुमान। आधार वाक्य में एक आधार वाक्य ये है,
दूसरा ये है, यानी कि पूर्ववर्ती को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो उत्तरवर्ती अपने आप आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? ये मॉडुस पोनेंस का नियम है। पूर्ववर्ती को यदि दूसरे आधार वाक्य में एक्सेप्ट किया जाए तो उत्तरवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट निष्कर्ष में प्राप्त हो जाता है। तो एक 3 से मॉडुस पोनेंस से ये लाइन आ गई। अब हम क्या कर देते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण के विषय में क्या होता है कि जब कोई डॉट से जुड़ा होता है, ऐड से जुड़ा होता है, तो उसको पीछे वाला हिस्सा, बाद वाला हिस्सा हटा देते हैं, तो ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो हमें इस सरलीकरण से क्या प्राप्त हो गया, हमारा जो निष्कर्ष है ये प्राप्त हो जाता है। तो आप देखें, यदि आपको सूत्र याद होगा तो आप बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे। आगे हम सूत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, इस युक्ति में 4 वेरिएबल कौन कौन है, पी, क्यू, आर और एस हैं। यदि हम इन्हें सत्य सारणी से हल करते हैं तो हमें, आप पहले बता चुके हैं आपको, 2 की पावर n यानी सूत्र का प्रयोग होता है सत्य सारणी में, तो 2 की पावर यानी कि 16 पंक्तियों की जरूरत पड़ती। किंतु निगमन विधि यानी मेथड ऑफ डिडक्शन के नियमों की सहायता से हम r को, निष्कर्ष r जो है मेरा ये, इसको हम आसानी से 3-4 लाइनों के माध्यम से हल कर निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ नियमों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। द एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट, अनुमान के 9 नियम हैं। पहले हम 9 रूल ऑफ इन्फ्रेंस, अनुमान के 9 नियम को पहले जानेंगे, और अगले भागों में हम पुनर्स्थापन के 10 नियम, 10 रूल ऑफ रिप्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले 9 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं, और इन 9 नियमों को अच्छी तरह से ग्रहण भी करना होगा और दिमाग में एकदम फिट भी करना होगा, आपको एकदम याद रखना होगा। क्योंकि जितने अच्छे नियम आपको याद रहेंगे, आपको सवाल लगाने में उतना ही आसानी होगा। अब देखिए, पहला नियम जिसकी चर्चा ऊपर भी सवालों में कर चुके हैं, वो है मॉडुस पोनेंस, यानी कि पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत यानी कि पहले वाले भाग से क्या अनुमान लगाते हैं। देखिए, P इम्प्लाइज Q, पहला आधार वाक्य मेरा। दूसरा आधार वाक्य क्या किया है, पूर्ववर्ती को दूसरे आधार वाक्य में लिया गया, यानी कि ठीक ना, पूर्ववर्ती को पहले आधार वाक्य में लिया गया है, एंटीसीडेंट को लिया गया है P को। अब देखिए, निष्कर्ष में क्या किया गया, इसलिए निष्कर्ष में क्या किया गया है, उत्तरवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट को निष्कर्ष में स्वीकार किया गया है। ये हमारा पहला नियम है। यानी कि क्या पहला नियम है कि यदि पहले आधार वाक्य P इम्प्लाइज Q के रूप में हो, यानी कि इम्प्लाइज लगा हो, तो दूसरे आधार वाक्य में यदि पूर्ववर्ती को हम स्वीकार कर लेते हैं तो निष्कर्ष हमारा उत्तरवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट निष्कर्ष हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये फिक्स रूल है, आपको इसको याद रखना होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं इस बात को। R ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इक्विवेलेंस, मेटेरियल इक्विवेलेंस, इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। R इक्विवेलेंस निगेशन S लिखा हुआ अगर हो, पहले भाग में लिखा है इम्प्लाइज T इम्प्लाइज U, ये पहला आधार वाक्य मेरा है। आपको ज़रा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान सी बात है। ये लाइन केवल लिखी है, R इम्प्लाइज R ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना, इक्विवेलेंस R इक्विवेलेंस निगेशन S इम्प्लाइज T इम्प्लाइज U, ये हमारा पहला आधार वाक्य है, ठीक ना। अब देखिए, दूसरा आधार वाक्य क्या है, R इक्विवेलेंस निगेशन S, यानी कि पूर्ववर्ती को स्वीकार किया। केवल एग्जाम्पल के लिए देखिए, इससे तुलना करिएगा, P, तो ये इससे मैच कर रहा है, आप देख रहे हैं ये सेम है। तो पूर्ववर्ती को यहाँ स्वीकार किया गया है, तो निष्कर्ष में क्या लिख दिया गया, उत्तरवर्ती भाग को T इम्प्लाइज U, हमारा जो निष्कर्ष ये पीछे का है हिस्सा, उत्तरवर्ती हिस्सा, पूर्ववर्ती हिस्सा ये इंसिडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट, पूर्ववर्ती हिस्सा को निष्कर्ष में लिखा गया है। आपको बहुत ध्यान समझना होगा। तो इस नियम का एक एग्जाम्पल है, हमने जान से एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझने में इस पार्ट को आसानी हो। वैसे पार्ट थोड़ा कठिन है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा आपको, इसीलिए। अब देखिए, दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं हम, मॉडुस टॉलेंस। ये पहला नियम मॉडुस पोनेंस का था, और दूसरा क्या है, मॉडुस टॉलेंस। इसको हिंदी में कहते हैं शेषवत अनुमान। शेष का मतलब होता है कि जो बचा हुआ पीछे का हिस्सा से अनुमान लगाते हैं। देखिए, पहले हम उसमें पूर्ववत आगे के हिस्से से अनुमान लगाया था, तो पूर्ववर्ती को स्वीकार करते हैं दूसरे आधारक में, तो क्या करते हैं, उत्तरवर्ती को निष्कर्ष में लिखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तरवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट को निष्कर्ष में निषेध करेंगे, और इससे क्या होगा, पूर्ववर्ती भाग एंटीसीडेंट का क्या हो जाएगा, निष्कर्ष में निषेध हो जाएगा। तो इसे समझिए, P इम्प्लाइज Q
तो दूसरे आधार वाक्य में निगेशन क्यू किया गया है। पहला आधार वाक्य क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। दूसरा आधार वाक्य क्या है, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू का मतलब है जो उत्तरवर्ती भाग है उसका क्या किया गया है, यहाँ पर निषेध किया दूसरे आधार वाक्य में। तो इससे निष्कर्ष हमारा क्या प्राप्त हुआ है, पूर्ववर्ती भाग का निषेध, ठीक ना। एंटीसीडेंट का हमारा क्या प्राप्त हुआ है, निषेध प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ये नियम ध्यान रखना है कि यदि कोई स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू के रूप में पहला कथन हो, दूसरा कथन में कॉन्सिक्वेंट उत्तरवर्ती भाग का निषेध किया जाए, तो आप निष्कर्ष में क्या करेंगे, पूर्ववर्ती भाग का निषेध कर देंगे। तो ये आपको याद रखना ही है। एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं। देखिए, एफ इम्प्लाइज निगेशन जी, पहला पूर्ववर्ती भाग है। इम्प्लाइज निगेशन एच, वेज निगेशन आई, ये हमारा उत्तरवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट भाग है। तो दो भाग हैं, पी इम्प्लाइज क्यू से मैच कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए पी लिखा है ये, और इसको क्यू समझ लीजिए, आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए केवल। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, उत्तरवर्ती भाग, देखिए निगेशन क्यू, उत्तरवर्ती भाग का निषेध किया गया है। अब देखिए निषेध जब होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्ववर्ती का निषेध। देखिए उत्तरवर्ती भाग क्या है, निगेशन एच, वेज निगेशन आई। तो निगेशन एच, वेज निगेशन आई लिखा है और कोष्टक लगाया गया। ध्यान समझिएगा बात को, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। लेकिन देखिए इसका पूरे भाग का क्या किया गया है, ये कर्ल का निशान आप पढ़ चुके हैं पिछले भागों में, इसको निगेशन बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। कर्ल का निशान से निगेशन लगा दिया गया, इस भाग का निगेशन किया गया, तो हमारा क्या भाग प्राप्त होगा, आगे का भाग। देखिए आगे का भाग निषेध के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम आगे के भाग पी को यहाँ निषेध निगेशन पी करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर एफ इम्प्लाइज निगेशन जी, एफ इम्प्लाइज निगेशन जी का हम निषेध करेंगे। ये केवल सूत्र हैं, एक एग्जाम्पल है सूत्र का, ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको बात आसानी से समझ में आए और आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ये बैठाना ही है दिमाग में, क्योंकि जब तक दिमाग में पूरी तरह बैठेगा नहीं, आप सवाल हल करना कठिन हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप बात को बैठाते रहिएगा दिमाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, यानी कि हेतु हेतुमत न्यायवाक। हाँ, एक बात पीछे बताना भूल गया आपको। ये देखिए, जैसे मॉडुस पोनेंस है, इसको शॉर्टकट में यम पी बोलते हैं, मॉडुस पोनेंस। ये हम पूरा वाक्य जो जस्टिफिकेशन करेंगे, हम पूरा वाक्य नहीं लिखते हैं, केवल हम शॉर्टकट में मॉडुस पोनेंस को यम और पी के रूप में लिखते हैं। और मॉडुस टॉलेंस का यूज करेंगे, जैसे क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, यम डॉट टी, यम टी। समझ रहे हैं आप, इसको आप समझते रहिएगा, ठीक नहीं। शॉर्टकट रूप है, आप शॉर्टकट रूप भी याद रखिएगा। अब देखिए नियम 3 की ओर बढ़ते हैं। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म इतना बड़ा है, लिखने पढ़ने में दिक्कत होगा, समय भी खर्च होगा, तो इसलिए क्या शॉर्टकट में लिखते हैं, एच डॉट एस, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं हेतु हेतुमत न्याय वाक्य, ठीक। अब इसे ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। दो आधार वाक्य इम्प्लीफिकेशन यानी कि प्रतिपत्ति के रूप में होते हैं, हाइपोथेटिकल हेतु हेतुमत के रूप में दो आधार वाक्य होते हैं, और निष्कर्ष भी हमारा आधार इसमें इसी रूप में प्राप्त होता है, ठीक ना, प्रतिपत्ति के रूप में, ठीक ना, हेतु हेतुमत के रूप में हमारा निष्कर्ष भी प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है इसे ध्यान समझना है। पहला लाइन है हमारा, पहला आधार वाक्य है, प्रिंसेज है पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। अब देखिए पहला आधार वाक्य क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। दूसरा आधार वाक्य क्यू इम्प्लाइज आर। इसमें क्या समानता है, पी इम्प्लाइज क्यू जहाँ खत्म क्यू आखिरी है, वहां से ही हम दूसरे आधार वाक्य की शुरुआत करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पी इम्प्लाइज क्यू जहाँ है, हम दूसरे आधार वाक्य की शुरुआत वहीं से करेंगे, क्यू इम्प्लाइज आर। ये सेटिंग इसी रूप में होनी चाहिए, ये और ये भाग मैच होना चाहिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये इसी रूप में लास्ट होगा, दूसरे आधार वाक्य का प्रारंभ होगा, ये तो इसी रूप में रहेगा, तो ये मैच होगा, तभी ये हमारा लास्ट में निष्कर्ष के रूप में पी इम्प्लाइज आर प्राप्त होगा, ठीक ना। ये भाग पहले आधार वाक्य का पूर्ववर्ती भाग और दूसरे आधार वाक्य का उत्तरवर्ती भाग, यानी पहले आधार वाक्य का एंटीसीडेंट, दूसरे आधार वाक्य का कॉन्सिक्वेंट, हमारा क्या प्राप्त होता है, इम्प्लाइज के रूप में, निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आधार वाक्य का कॉन्सिक्वेंट और दूसरे आधार वाक्य का एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती भाग, पहले आधार वाक्य का उत्तरवर्ती, दूसरे आधार वाक्य का पूर्ववर्ती सेम होना चाहिए। ये जब मैच करेगा तभी जाकर हमारे निष्कर्ष में ये पी इम्प्लाइज आर प्राप्त होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि सूत्र को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एन इम्प्लाइज ओ
इक्विवेलेंट निगेशन पी। तो ये हमारा पूर्ववर्ती भाग है, ये उत्तरवर्ती भाग है। ये आप अलग ना समझिए, पूरा एक साथ भाग है, ये पूरा एक साथ है और ये एक भाग है। अब देखिए इसी भाग को पहले हम देखिए, पहले आधार वाक्य का कॉन्सिक्वेंट उत्तरवर्ती भाग और दूसरे आधार वाक्य में क्या हो गया, ये पूर्ववर्ती भाग हो गया ना। अब देखिए इसका फॉलो कर रहा है, इस नियम का फॉलो कर रहा है, ये क्यू और क्यू मैच कर रहा है। इसको भी समझिए कि ये भाग और ये भाग मैच कर रहा है, तिरछा तिरछा इधर वाला। अब देखेंगे निष्कर्ष में क्या होता है, पहले आधार वाक्य का पूर्ववर्ती और दूसरे आधार वाक्य का उत्तरवर्ती हमने निष्कर्ष के रूप में लिख दिया। पहले आधार वाक्य का पूर्ववर्ती हमारा क्या था, एन है, दूसरे आधार वाक्य का उत्तरवर्ती क्या है, क्यू है, तो एन इम्प्लाइज क्यू हो गया। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करें तो आपको जरूर आसानी समझ में आएगा। कृपया हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। देखिए चौथे नियम का नाम है डिसजॉन्टिव सिलोजिज्म। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, D.S, DS, समझ रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक न्याय वाक्य। इसका यूज कैसे करते हैं, पहले आधार वाक्य P वेज Q के रूप में होता है, समझ रहे हैं, पहले आधार वाक्य P वेज Q के रूप में होता है। अब दूसरे आधार वाक्य में या तो हम निगेशन P कर सकते हैं या निगेशन Q भी कर सकते हैं, तो दोनों, क्योंकि वेज के रूप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या P या Q, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, P या Q। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यदि P तो Q। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, यदि P तो Q, इफ P देन Q। आपको सब पहले बताया जा चुका है सिंबलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, हाँ, तो इसीलिए आप अपने मुद्दे पर आते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, निगेशन P भी कर सकते हैं और निगेशन Q भी कर सकते हैं। यदि हम निगेशन P करते हैं यानी कि इसका निषेध करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, निष्कर्ष में Q प्राप्त होगा। P वेज Q में यदि हम निगेशन P कर दिया, पहले आधार वाक्य P वेज Q के रूप में है, P वेज Q का मतलब है P या Q, वेज का मतलब क्या होता है, या, ठीक ना, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और, P और Q। तो हम निषेध यदि P का करते हैं तो हमारा निष्कर्ष में दूसरे आधार वाक्य में P का निषेध किया तो निष्कर्ष में क्या प्राप्त हुआ, इसलिए जो शेष बचा भाग है वो हमें निष्कर्ष में प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए P वेज Q है, सेम लाइनें हैं। अब यहाँ निषेध किसका किया गया है, निगेशन Q किया गया है, Q का निषेध किया गया है, तो बचा हुआ भाग क्या है, P। तो हमने जो बचा हुआ भाग है उससे हम निष्कर्ष में लिख देते हैं। तो आप समझ गए होंगे, क्या समझने की बात है, यदि कोई भी विकल्प के रूप में पहला आधार वाक्य हो तो दूसरे आधार वाक्य में यदि एक का निषेध, किसी एक का निषेध करते हैं तो निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, जो बचा हुआ भाग होता है उसे निष्कर्ष में हम लिख देते हैं। इससे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। V इम्प्लाइज W, पहला पार्ट है, पहला भाग है वेज, वेज का मतलब होता है R। X इम्प्लाइज Y, तो हमारे ये पहले आधार वाक्य में दो भाग में और लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे आधार वाक्य में इसका निषेध किया गया, V इम्प्लाइज W का निषेध। निषेध का निशान आप देख रहे हैं, निगेशन है, इसको कर्ल बोलते हैं, निषेध का निशान है। हाँ, अब देखिए तो बचा हुआ भाग क्या है, X इम्प्लाइज Y। तो हम इस बचे हुए भाग को निष्कर्ष में हम लिख देते हैं, बचे हुए भाग को निष्कर्ष में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका निषेध हो चुका है तो ये बच्चा भाग है। आप सूत्र में भी समझ चुके हैं इस बात को, तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे के भाग में पांचवा नियम जो है, इसके दो पार्ट हैं, A और B, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। तो इसे ध्यान समझिए, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा को शॉर्टकट में CD, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, विधायक उभयतः पास, और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा क्या होता है, D.D, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, विघातक उभयतः पास। इसके बारे में विस्तार से एक चैप्टर में, उभयतः पास के चैप्टर में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हमारी पिछली वीडियो में आप इसको और अच्छी तरह से विस्तार समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, बहुत विस्तार से बताया गया उसमें। खैर यहाँ पर हम सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला का A पार्ट देखते हैं, P इम्प्लाइज Q, पहला भाग है, डॉट R इम्प्लाइज S, दो प्रतिपत्ति वाक्यों की इम्प्लीफिकेशन हेतु हेतुमत वाक्यों को ऐड से जोड़ा गया है पहले आधार वाक्य में। दूसरे आधार वाक्य में क्या किया गया है, उन हेतु हेतुमत का पूर्ववर्ती भाग, देखिए इसका P और इसका R, पूर्ववर्ती भाग को क्या किया गया है, पूर्ववर्ती भाग को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है दूसरे आधार वाक्य में। और निष्कर्ष में क्या है, उत्तरवर्ती भाग
यानी कॉन्सिक्वेंट वाले जो पार्ट हैं दोनों के, यहाँ के इसका कॉन्सिक्वेंट का पार्ट Q और इसका कॉन्सिक्वेंट का पार्ट S को वेज के माध्यम से R के माध्यम से R यानी वेज के माध्यम से मिला दिया गया है। फिर समझने का प्रयास करिए। कॉन्स्ट्रक्टिव डायलेमा को यदि दो हेतुहेत्मक वाक्य एंड से जुड़े हों, यदि उनका दूसरे आधार वाक्य पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट को स्वीकार किया जाए तो निष्कर्ष में उत्तरवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट को वेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। समझ रहे हैं आप। P देखिए फिर समझिए, P वेज R है, पूर्ववर्ती भाग है, देख रहे हैं P वेज R वेज के रूप में लिया गया है इसको, तो निष्कर्ष क्या होगा Q वेज S। आपको इसको ध्यान रखना है कि उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए V डॉट निगेशन W इम्प्लाइज X, यानी कि इसको P समझिए, इसको Q समझिए, इसको R समझिए, इसको S समझिए। समझने के लिए केवल बात कर रहे हैं आपको हम। तो V डॉट निगेशन W इम्प्लाइज X डॉट के रूप में जुड़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं इससे डॉट के रूप में जुड़ा हो। R इम्प्लाइज, R का मतलब है W डॉट निगेशन Y इम्प्लाइज Z। समझ रहे हैं आप। तो ये दो हेतुहेत्मक भाग एंड से जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्या किया गया है दूसरे आधार वाक्य में, दूसरे प्रीमिसेज में क्या किया गया है, पूर्ववर्ती भाग एंटीसीडेंट भाग, दोनों हेतुहेत्मक वाक्यों के पूर्ववर्ती भाग, एक का V डॉट निगेशन W का और W डॉट निगेशन Y को वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, वेज के रूप में लिया गया है। तो निष्कर्ष हमारा क्या प्राप्त हो गया, जो उत्तरवर्ती एंड कंसिक्वेंट भाग होगा X वेज Z। देख रहे हैं आप, ये X और Z जो बताए पूर्ववर्ती भाग यहाँ पर दूसरे आधार वाक्य में आ गया, तो निष्कर्ष क्या आएगा, जो उत्तरवर्ती में होगा X वेज Z। आप एग्जाम्पल में भी। तो इस प्रकार कंस्ट्रक्टिव डिलेमा में दो हेतुहेत्मक वाक्य एंड से जुड़े रहेंगे, P इम्प्लाइज Q डॉट R इम्प्लाइज S, और उनके पूर्ववर्ती भाग को यदि विकल्प के रूप में डिसजंक्टिव के रूप में स्वीकार किया गया है तो निष्कर्ष उनका उत्तरवर्ती भाग के रूप में स्वीकार किया जाएगा, वैकल्पिक रूप में स्वीकार किया जाएगा। यानी कि P वेज R रहेगा तो निष्कर्ष क्या आ जाएगा उत्तरवर्ती भाग का Q वेज S। अब हम इसी पांचवें भाग के आगे भाग B भाग में हम बढ़ते हैं नियम में, जिसका है नाम डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। पहले वाले का नाम था कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, विधायक उभयता पास, और ये क्या है डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। इन दोनों का अंतर भी समझेंगे हम। जैसे देखिए पहला आधार वाक्य तो दोनों का सेम है, P इम्प्लाइज Q डॉट R इम्प्लाइज S, लेकिन दूसरे आधार वाक्य में यहाँ पर पूर्ववर्ती भाग को विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि यहाँ उत्तरवर्ती भाग यानी कॉन्सिक्वेंट को विकल्प के रूप में उसका निषेध किया गया है, यानी कि निगेशन Q वेज निगेशन S। आप देख रहे हैं उत्तरवर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट का विकल्प के रूप में निषेध किया गया है, और निष्कर्ष में क्या किया गया है, पूर्ववर्ती भाग को का विकल्प के रूप में निषेध किया गया है। तो आप दोनों नियमों में एक बार फिर से अंतर समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा पूर्ववर्ती भाग को विकल्प के रूप में, दूसरे आधार वाक्य में पूर्ववर्ती भाग को विकल्प के रूप में स्वीकार करता है और निष्कर्ष को उत्तरवर्ती भाग को वैकल्पिक रूप में निष्कर्ष में स्वीकार करता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में उत्तरवर्ती भाग का विकल्प के रूप में, वैकल्पिक रूप में, डिसजंक्टिव रूप में निषेध किया जाता है और पूर्ववर्ती भाग के निषेध किया जाता है विकल्प के रूप में। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसे देखिए, A इम्प्लाइज B डॉट C इम्प्लाइज D डॉट E। आप देख रहे हैं ये A जो है ये P से मैच कर रहा है, इम्प्लाइज Q जो है B से मैच कर रहा है, डॉट R जो है C से है, और इम्प्लाइज S की जगह D डॉट E। तो आप समझ उसी तरह का है उदाहरण लिया गया है। अब देखिए निगेशन Q यानी कि निगेशन B वेज निगेशन S का मतलब इसका निगेशन, पूरे भाग का निगेशन। तो निष्कर्ष में क्या प्राप्त हुआ है, निष्कर्ष में देखिए निगेशन P यानी कि निगेशन A, इसका यहाँ पर आगे वाले भाग का
पूर्ववर्ती भाग का निषेध हुआ है। विकल्प निगेशन सी, निगेशन आर। आप देख रहे हैं उसी तरह से मिलता जुलता उदाहरण लिया जाता है। तो ए इम्प्लाइज बी डॉट सी इम्प्लाइज डी डॉट ई को हम पहले आधार वाक्य ये है मेरा, दूसरा आधार वाक्य क्या है, उत्तरवर्ती भाग का निषेध के रूप में है निगेशन बी वेज निगेशन डी डॉट ई। तो अब निष्कर्ष में क्या किया गया है, पूर्ववर्ती भाग यानी कि निगेशन ए वेज निगेशन सी। तो डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में क्या किया गया है, निष्कर्ष में पूर्ववर्ती भाग का निषेध किया गया है, क्योंकि दूसरे आधार वाक्य में उत्तरवर्ती भाग का निषेध है और निष्कर्ष में, इसलिए निष्कर्ष में क्या किया गया है, पूर्ववर्ती भाग का निषेध किया गया है। ये फिक्स नियम है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विघातक उभयता पास डिस्ट्रक्टिव डायलेमा डी डॉट डी, इसको शॉर्टकट में डी डॉट डी डी बोलते हैं, और इसे हम सी डी कंस्ट्रक्टिव डायलेमा डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। तो आप कंस्ट्रक्टिव डायलेमा और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का अंतर बहुत बारीकी समझ लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा में पूर्ववर्ती को दूसरे आधार वाक्य में विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है और निष्कर्ष में उत्तरवर्ती भाग को विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में हम दूसरे आधार वाक्य, पहले आधार वाक्य तो हेतुहेत्मक रूप में होते हैं, दूसरे आधार वाक्य में उत्तरवर्ती भाग का निषेध दोनों हेतुहेत्मक के उत्तरवर्ती भाग का विकल्प के रूप में निषेध किया जाता है दूसरे आधार वाक्य में, और निष्कर्ष में दोनों हेतुहेत्मक वाक्य के पूर्ववर्ती भाग का निषेध किया जाता है विकल्प के रूप में। ये विकल्प इसका अर्थ होता है या आप पढ़ चुके हैं आर, इसको वेज बोलते हैं। तो आप इसको और बारीकी समझ लीजिएगा। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू डॉट आर इम्प्लाइज एस निगेशन क्यू वेज निगेशन एस, इसलिए निगेशन पी वेज निगेशन आर। तो आप समझ गए होंगे। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम एब्सॉर्प्शन यानी कि समविलयन कहते हैं। देखिए ये सूत्र जो है, जो कॉपी साहब की IM कॉपी की इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक में लिखा हुआ है ये सूत्र, लेकिन जो उनकी बाद की पुस्तक सिंबॉलिक लॉजिक जो पुस्तक है उसमें सूत्र की चर्चा नहीं दिखाई देती है। इसलिए फिर भी ये सूत्र आपको ध्यान रखना होगा और इसका प्रयोग भी सिखाया जाएगा आपको। तो इस सूत्र में क्या है, P इम्प्लाइज Q, पहला आधार वाक्य मेरा P इम्प्लाइज Q है और एक आधार वाक्य से यहाँ निष्कर्ष निकाला गया है। क्या निकाला गया निष्कर्ष, यदि कोई आधार वाक्य P इम्प्लाइज Q के रूप में हो तब उसे हम क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज P। एक बार जो पूर्ववर्ती भाग है उसको हम दोबारा लिख सकते हैं उत्तरवर्ती भाग में, डॉट के रूप में ऐड कर सकते हैं उसमें। फिर से एक बार समझिए, यदि कोई आधार वाक्य P इम्प्लाइज Q के रूप में हो तो P पहले लिखा, इम्प्लाइज लगा, इतनी भाग तो सेम है, और जो उत्तरवर्ती भाग कंसिक्वेंट वाला पार्ट Q है इसमें एक बार पूर्ववर्ती भाग को ऐड कर देते हैं। आप इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जिसे हमारा पूर्ववर्ती भाग है K डॉट L इम्प्लाइज M, तो K डॉट L को तो यहाँ लिख दिया, निष्कर्ष में इम्प्लाइज लगाया। अब K डॉट L को दोबारा यहाँ पर एक बार और लिखा गया, फिर डॉट M को ऐड कर दिया गया। तो इसका प्रयोग आप समझ लीजिएगा ध्यान से। अब हम अपने अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण से नाम समझ गए होंगे, इसको शॉर्टकट में SIMP भी लिखते हैं। सरलीकरण मतलब होता होगा किसी चीज़ को सरल करना। कैसे करेंगे, इसे दो वाक्य P डॉट Q के रूप में पहला आधार वाक्य दिया होगा तो इससे हम सरलीकरण कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, जो आगे का भाग पूर्ववर्ती भाग होगा इससे हम लिख देते हैं, केवल पीछे जो भी भाग होगा उससे हम हटा देते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ऐड के रूप में जो कुछ भी जुड़ा होगा पीछे उसको हम हटा देते हैं, केवल अगले हिस्से को हम लिख देते हैं निष्कर्ष रूप में। जैसे उदाहरण में देखिए, A इम्प्लाइज निगेशन B डॉट निगेशन C इम्प्लाइज D है, तो हमने क्या किया, केवल इसलिए निष्कर्ष के रूप में A इम्प्लाइज निगेशन B वाले भाग को पूरा लिख दिया, और इस भाग को हम क्या किया, इस भाग को क्या किया, हटा दिया। ये पूरा भाग हट गया, केवल ये भाग लिखा गया। अब देखिए अगला नियम बढ़ते हैं, 8वां नियम जो हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि संयोजन। संयोजन में क्या होता है, देखिए संयोजन में P, पहला आधार वाक्य हमारा P है, दूसरा आधार वाक्य Q है। अब हम कंजंक्शन करना यानी कि जोड़ना, संयोजन करने के लिए क्या करेंगे, पहले आधार वाक्य P और दूसरा आधार वाक्य Q को डॉट के रूप में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे।
ठीक है, कंजंक्ट कर मिला देंगे एक दूसरे को। इस उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे हमारा पहला आधारवाक के इम्प्लाइज यल है, देख रहे हैं आप, दूसरा आधारवाक यम इम्प्लाइज यन है। तो निष्कर्ष में क्या किया गया, पहले आधारवाक और दूसरे आधारवाक को डॉट का अर्थ होता है एंड यानी और लगाकर कंजंक्शन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, पी और क्यू दो आधार वाक्य हों, दो प्रीमिसेज हों, तो हम कंजंक्शन करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, डॉट यानी एंड, इसका अर्थ हो जाता है पी एंड क्यू। तो आप समझ गए होंगे। अब हम 9वां और आखिरी नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एडिशन यानी योग, इसको शॉर्टकट में ADD कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया आपको, इसको कंजंक्शन को शॉर्टकट में CONJ, कंजंक्शन को शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं, संयोजन को हम ऐड कर देते हैं। अब एडिशन देखिए, एडिशन में हम क्या करते हैं, ये एडिशन में P, यहाँ पर एक आधार वाक्य केवल दिया हुआ है P, इसलिए इसमें क्या किया गया, ऐड कर दिया गया वेज के रूप में। वेज का अर्थ होता है या और के रूप में ऐड कर दिया गया क्यू को। एक बात यह बता दें आप, यहाँ पर कुछ भी ऐड किया जा सकता है, वेज लगाकर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी का अर्थ है अपने सवाल और ज़रूरत के हिसाब से हम ऐड कर सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए, आप वेज लगा के क्यू ऐड किया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करिए। ई इम्प्लाइज निगेशन एफ, ये हमारा पहला आधार वाक्य है, और इसलिए निष्कर्ष क्या निकाला गया, ई इम्प्लाइज निगेशन एफ, इतना भाग तो लिखा गया, लेकिन ये पूरे भाग को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। वेज लगाकर क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ऐड करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये 9 सूत्र जो हैं अनुमान के, इन 9 नियमों का प्रयोग आधार वाक्य के रूप में काम करने वाले प्रमाणों की पूर्ण पंक्तियों पर, क्या कहते हैं, पूरी पंक्ति पर प्रयोग करते हैं सूत्रों का। और इसको बहुत बारीकी से आप समझ लीजिएगा, एक बार रिपीट करके याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए, हम इसके कुछ व्यवहारिक प्रयोग, इन सूत्रों को हम दिखाएंगे आपको सवाल के माध्यम से। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और सूत्र का प्रयोग और अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। तो एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट 9 रूल अभी तक केवल सिखाया गया आपको, ताकि आप 9 नियम, अनुमान के 9 नियम को अच्छी तरह सीख जाएं। अब देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स, जो नीचे आर्गुमेंट्स युक्तियां दी गई हैं आपको, आर्गुमेंट स्टेट द रूल ऑफ इन्फरेंस, ठीक ना, इसमें इन्फरेंस रूल का, अनुमान के नियम का, 9 नियम का पालन हुआ है। विच इट कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम इट्स प्रीमिसेज, इसमें आपको ये बताना है कि कौन से निष्कर्ष में किस रूल का फॉलो हुआ है, किस आधार वाक्य, जो आधार वाक्यों के हिसाब से जो निष्कर्ष निकला है, उसमें किस रूल का फॉलो हुआ है, किस नियम का पालन हुआ है, उस नियम का नाम लिखना है आपको। अनुमान के किस नियम का पालन हुआ है, उस नियम का आपको नाम लिखना है। तब हम पहला सवाल शुरू करते हैं। आप अपने दिमाग में एक बार फिर से पीछे से 9 नियमों को ध्यान कर लीजिएगा। खैर, मैं बताता रहूँगा, अभी फिर से समझिएगा बात को। देखिए, जैसे A डॉट बी इम्प्लाइज C, मेरा पहला प्रीमिसेज है, आधार वाक्य है। इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया, इसलिए देखिए A डॉट बी तो उसी तरह लिखा गया, इम्प्लाइज भी लगाया गया, लेकिन ये इतना पार्ट एक बढ़ा दिया गया। आप देख रहे हैं बढ़ाया गया है ना, यानी कि इसी को फिर से रिपीट किया गया और ऐड कर दिया गया इसमें। तो अब कौन से रूल पालन होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें छठे रूल जो बताया गया था, उसका नाम था समविलियन, यानी कि एब्सॉर्प्शन में क्या था, जो पूर्ववर्ती भाग था उसको हम निष्कर्ष में के उत्तरवर्ती भाग में एक बार पुनः लिखते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस युक्ति में, इस आर्गुमेंट में समविलियन का पालन किया गया, यानी कि एब्सॉर्प्शन का पालन किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, आप छोटा सा लिख देंगे ABSORPTION, इसको हिंदी में बोलते हैं समविलियन। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं इसको, ABS, तो आप लिख लीजिएगा। तो
बस इतना ही काम करना है। इससे क्या पता चलेगा आपको, एक दिमाग में रिवीजन हो जाएगा कि इस सवाल में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, किस नियम का प्रयोग हुआ है, 9 नियमों में से किस नियम का, अनुमान के 9 नियमों में से किसका नियम का प्रयोग हुआ है, वो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिए, डी वेज ई डॉट एफ वेज जी लिखा हुआ है, तब इसलिए कंक्लूजन में क्या लिखा गया, केवल डी वेज ई लिखा गया। आप देख रहे हैं इस भाग को हटा दिया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें किस नियम का पालन किया गया। हटाने वाला कौन सा नियम होता है, आप जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण में जब करते हैं हम। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, पी डॉट क्यू था, तो इसे क्या कर दिया गया, केवल पी लिख दिया। इस भाग को क्या किया गया, हटा दिया गया ना। तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन में इस नियम का फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये ऐड के रूप में था इसमें, तो इससे हम क्या कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तब आप लिख देंगे इसको, इसमें किस नियम का पालन हुआ है, सिंप्लीफिकेशन, SIMPLIFICATION, सिंप्लीफिकेशन। समझ गए, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, SIMP, आप समझ गए होंगे। तब अब देखिए आगे, इसको सीखने का मुख्य उद्देश्य है कि आप सवालों को अच्छी तरह से लगाएं। आप सूत्र जब याद रखेंगे तभी सवाल अच्छी तरह से लगा पाएंगे, इसीलिए इसका व्यवहारिक प्रूफ सिखाया जा रहा है आपको। अब आगे देखिए, तीसरे सवाल में देखिए, एच इम्प्लाइज आई लिखा हुआ है। अब इसमें एच इम्प्लाइज आई तो लिखा, लेकिन वेज लगाकर कुछ और बढ़ा दिया गया। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया, कुछ और बढ़ा दिया गया। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से नियम में वेज लगाकर बढ़ाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, किस सूत्र में इसको, उसका नाम क्या है उस सूत्र का। तब आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी लिखा है, तो इसमें पी के साथ क्या वेज लगाकर बढ़ा दिया गया, तो उस सूत्र का क्या नाम है, एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन यानी योग। उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो इस सूत्र में, इस आर्गुमेंट में किस रूल का फॉलो हुआ है, एडिशन। इसमें क्या लिखेंगे, ADDITION, एडिशन यानी योग। इसमें ऐड कर दिया गया, क्या ऐड कर दिया गया, एच इम्प्लाई निगेशन आई को हम क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तब आप समझ गए होंगे कि आपको इसको आधार वाक्य, प्रीमिस और कंक्लूजन को देखकर किस नियम का, किस सूत्र का प्रयोग हुआ है वो लिखना है आपको। चौथे सवाल में बढ़ते हैं। देखिए क्या है चौथा सवाल हमारा, एन इम्प्लाइज ओ डॉट पी, पहले कोष्टक में है, पहले ब्रैकेट में है, डॉट क्यू इम्प्लाइज ओ डॉट आर, दूसरे ब्रैकेट में है। दोनों इम्प्लाइज यानी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म एंड के रूप में जुड़े हुए हैं पहले आधार वाक्य में। दूसरे आधार वाक्य में पूर्ववर्ती भाग को, इंसिडेंट भाग को क्या किया गया है, विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है, एन वेज क्यू। और निष्कर्ष में क्या किया गया है, उत्तरवर्ती भाग को स्वीकार किया गया है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कंस्ट्रक्टिव डायलेमा यानी कि विधायक उभयता पास CD का पालन हुआ है। आप कंस्ट्रक्टिव डायलेमा को बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। पूर्ववर्ती भाग को यहाँ विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है, उत्तरवर्ती भाग को निष्कर्ष में वैकल्पिक रूप में स्वीकार किया गया है। तब आप इस सवाल में क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, DILEMMA, डायलेमा। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, CD। तब आप इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स वेज वाई, पहले कोष्टक में है, इम्प्लाइज निगेशन Z डॉट निगेशन A, ये पहला आधार वाक्य प्रीमिसेज है। दूसरा आधार वाक्य देखिए, डबल निगेशन है, एक निगेशन ये है, आप ध्यान देखिएगा, एक निगेशन ये है और एक निगेशन ये है, Z डॉट निगेशन A। आप इस भाग को में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इस भाग में निगेशन Z डॉट निगेशन A, तो उस पूरे भाग का निषेध किया गया है, यानी कि उत्तरवर्ती भाग, कॉन्सिक्वेंट भाग का इम्प्लाइज के रूप में है, उसका निषेध किया गया है। और निष्कर्ष में क्या किया गया है, निष्कर्ष में आप देखिए उसके पूर्ववर्ती भाग का निषेध किया गया है। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस नियम का फॉलो किस रूल में हुआ है। तब आप समझ जाएंगे कि शेषवत अनुमान यानी कि मडूस टॉलेंस में ऐसा किया गया है। फिर से एक बार आप रिवीजन के लिए समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए
मॉड्यूस टॉलेंस में क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू था, और उत्तरवर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट का यहाँ पर निषेध किया गया था। तो हमारा निष्कर्ष में क्या था, पूर्ववर्ती भाग यानी एंटीसीडेंट का निषेध हुआ था, पूर्ववर्ती भाग का निषेध हो गया था निष्कर्ष में। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस पूरे भाग का निषेध उत्तरवर्ती भाग में किया गया है, तो निष्कर्ष क्या हो गया है, पूर्ववर्ती भाग का निषेध हो गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, मॉड्यूस टॉलेंस। तो इसमें आप MODUS टॉलेंस TOLLENC, इसको शॉर्टकट में मॉड्यूस टॉलेंस लिख देंगे आप। तो आप देखिए, अब अगले सवाल में देखिए, इसमें आप निगेशन B.C इम्प्लीफिकेशन के रूप में दिया हुआ है, D वेज E पूर्ववर्ती भाग है और उत्तरवर्ती भाग ये है। पूर्ववर्ती भाग का निषेध किया गया है, मतलब पूर्ववर्ती भाग को निषेध ही है, लेकिन यहाँ पर उसी रूप में लिख दिया गया है। ध्यान समझिएगा, आपको निगेशन B.C को एक बार और लिखा गया है, और कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकला है, D वेज E, यानी कि यहाँ पर इसको लिखा गया है, इससे मैच किया गया है, पूर्ववर्ती भाग को स्वीकार किया गया है। समझिए, जो था उसी रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है, और निष्कर्ष क्या हो जाता है, निष्कर्ष को फिर निष्कर्ष को उत्तरवर्ती भाग में क्या किया गया, निष्कर्ष को लिखा गया है, निष्कर्ष में उत्तरवर्ती भाग को लिखा गया है। इसमें कौन से रूल का फॉलो होता है, देखिए मॉड्यूस, देखिए P इम्प्लाइज Q, पूर्ववर्ती भाग को यहाँ स्वीकार किया गया दूसरे आधार वाक्य में, और निष्कर्ष में उत्तरवर्ती भाग को लिखा गया, तो मॉड्यूस पोनेंस। इसमें क्या लिखेंगे, या सॉरी MODUS PONENS पोनेंस, तो इसको शॉर्ट कर से मॉड्यूस पोनेंस बोलते हैं। अब देखिए, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आप क्या करना है, सूत्र को ध्यान रखना है आपको, मॉड्यूस पोनेंस। हाँ, आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है, यस इक्विवेलेंट T वेज U वेज V वेज U.W, ये पहला भाग है, वैकल्पिक रूप में दूसरा भाग जुड़ा हुआ है। अब पहले भाग का निषेध किया गया है, पहले भाग में आप देख रहे हैं इसका निषेध किया गया है। तो निषेध में कौन सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वैकल्पिक रूप में पहला आधार वाक्य दिया हुआ है, दूसरे आधार वाक्य में उसके एक भाग का निषेध किया गया है, और निष्कर्ष में दूसरा भाग को लिखा गया है। तो इसमें कौन सूत्र प्रयोग होता है, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, वैकल्पिक न्यायवाक्य, विकल्प का निषेध करते हैं और दूसरे आधार वाक्य में, और जो शेष बचता है उसे निष्कर्ष में लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखिए, इस सूत्र में देखिए, विकल्प है मेरा P वेज Q, इसका निषेध किया गया और Q के रूप में लिखा गया, तो इसे P वेज Q है, निगेशन Q किया गया, तो इसे शेष लिखा गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इस भाग का निषेध किया गया और इस भाग को निष्कर्ष में लिख दिया गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, DISJUN सिलोजिज्म, यस। तो इसे शॉर्टकट में DS बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 8वां सवाल, F इक्विवेलेंट G इम्प्लाइज निगेशन G डॉट निगेशन F, ये केवल लाइनें लिखी हुई हैं। अब दूसरा आधार वाक्य देखिए, निगेशन G डॉट निगेशन F इम्प्लाइज G इम्प्लाइज F। आप देख रहे हैं ये भाग और ये भाग सेम है, ये वाला हिस्सा सेम है, किस सूत्र में सेम होता है, और निष्कर्ष में क्या किया गया, F इक्विवेलेंट G इम्प्लाइज F, इस भाग को निष्कर्ष में लिखा गया, इस भाग को सेम भाग को मैच होने के बाद निष्कर्ष में लिखा गया। तो इसमें हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म वाले हेतुहितमक न्यायवाक्य का सूत्र का फॉलो हुआ है। पहले आधार वाक्य में का उत्तरवर्ती भाग, दूसरे आधार वाक्य का पूर्ववर्ती भाग सेम होते हैं, और निष्कर्ष में पहले आधार वाक्य का पूर्ववर्ती भाग इंसिडेंट और दूसरे आधार वाक्य का उत्तरवर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट का हेतुहितमक रूप में लिखा जाता है। ये आप नियम ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, HS हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, HYPOTICL हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, SYLLOGIS, इसको शॉर्टकट में HS बोलते हैं, आप ध्यान समझ लीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए,
इसमें ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज सी वेज डी। पहला धार वाक्य है प्रीमिसेज है, दूसरा धार वाक्य है निगेशन सी वेज डी, इसका निगेशन किया गया है। अभी आपने इसके पहले भी एक सवाल देखा था, इसमें निगेशन हुआ था। कौन सवाल था? उत्तरवर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट भाग का दूसरा धारवाक को निषेध किया जाए तो निष्कर्ष में क्या किया गया? पूर्ववर्ती भाग का निषेध हो जाता है। आप देख रहे हैं सवाल में यहाँ पर इस भाग का निषेध हुआ था और निष्कर्ष में, तो इसे क्या बोले थे सूत्र को? मॉडुलस टॉलेंस, ठीक ना। तो MODULS मॉडुलस टॉलेंस TOLENSE, ठीक ना, मॉडुलस टॉलेंस, ठीक ना, इसे शॉर्टकट में MT बोलते हैं। अब देखिए अगले सवाल में, देखिए I इक्विवेलेंट H इम्प्लाइज निगेशन H डॉट निगेशन I। ये जो सवाल हैं ये कॉपी की बुक से लिया गया, हमने IM कॉपी जो पुस्तक उसी से उतारा है हमने। और हाँ, तो यहाँ पर देखिए निगेशन H डॉट निगेशन I इम्प्लाइज H इम्प्लाइज I। आप देख रहे होंगे ये और ये सेम मैच कर रहा है और निष्कर्ष में इस भाग को लिख दिया गया है। तो इसमें कौन से रूल का फॉलो हुआ है? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, इसकी चर्चा भी देखिए यहाँ पर कर चुके हैं। ये और ये भाग मैच करता है तो शेष जो बचते हैं निष्कर्ष में ये भाग और ये भाग इम्प्लीफिकेशन के रूप में लिख देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कौन से सूत्र का फॉलो हुआ है? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, HYPOTHETICAL सिलोजिज्म SYOGISM, ठीक, आप समझ गए होंगे। हाँ, अब देखिए अगला सवाल 11वां सवाल हमारा है ये इम्प्लाइज F इक्विवेलेंट निगेशन G पहले भाग में है, वेज C वेज D है। तो हम अब देखिए यहाँ पर पूर्ववर्ती भाग देख रहे हैं, इसका निषेध हुआ है। ये पहला धारवाक हमारा विकल्प के रूप में है, दूसरे धारवाक में इसका निषेध हुआ है पूर्ववर्ती भाग का, और निष्कर्ष में जो शेष बचता है उसे लिख दिए गए हैं। आप देख चुके हैं इस कौन सा सूत्र होता है? ये डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का सूत्र होता है। आपने ऊपर देखा है अभी, देखिए यहाँ पर ये विकल्प के रूप में था, इस भाग का निषेध किया गया, जो शेष बचता है उसे हम निष्कर्ष में लिखते हैं निषेध के बाद विकल्प। तो इसे क्या बोलते हैं? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, DISJU, ठीक ना, सिलोजिज्म। अब देखिए 12वें सवाल में देखिए, इसको शॉर्टकट में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म बोलते हैं। अब अगले सवाल में देखिए C वेज D इम्प्लाइज J वेज K इम्प्लाइज J डॉट K, ये हमारा पहला आधा प्रीमिसेज है। अब देखिए इस पूरे भाग का निषेध किया गया है। पूरे भाग का जो पीछे का भाग है उसको दूसरे आधारवाक में, यानी कि उत्तरवर्ती भाग पूरा जो भाग है यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरे भाग का यहाँ पर निषेध किया गया है। तो निष्कर्ष में क्या किया गया? इस भाग को यहाँ पर निष्कर्ष में निषेध किया गया, जो पूर्ववर्ती भाग है। तो इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग होगा? आप देख चुके हैं, मॉडुलस टॉलेंस, यानी कि शेषवत अनुमान। इसको क्या बोलते हैं? शेषवत अनुमान, मॉडुलस टॉलेंस। तो इसको शॉर्टकट में मॉडुलस टॉलेंस बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मॉडुलस टॉलेंस। अब अगला सवाल देखिए, J इम्प्लाइज K डॉट K इम्प्लाइज L, पहला आधारवाक है। अब देखिए दूसरा आधारवाक L इम्प्लाइज M है। अब निष्कर्ष में क्या है? J इम्प्लाइज K डॉट K इम्प्लाइज L, पूरा पहला आधारवाक्य, और ये पहला आधारवाक पूरा ले लिया गया निष्कर्ष में, और दूसरा आधारवाक को ऐड के माध्यम से देख रहे हैं, दोनों आधारवाक्यों को ऐड किया गया है। तो आप इसमें समझ जाएंगे कि इसमें दोनों आधारवाक को जोड़ा गया है। तो इसको कौन सूत्र का प्रयोग होता है? आप देख चुके हैं 8वां रूल जो कंजंक्शन का है। P है पहला आधारवाक, Q दूसरा है, तो इसको P डॉट Q के रूप में ऐड किया गया है। तो यहाँ किस रूल का फॉलो हुआ है? कंजंक्शन, ION कंजंक्शन, इसको शॉर्टकट में CONJ के रूप में लिखते हैं। तब आप देख रहे हैं दोनों आधारवाक को
ऐड के रूप में, इसको डॉट ऐड बोलते हैं, और इसको हिंदी में और, ये डॉट है, हिंदी में और का निशान है ये, तो किया गया। इसके पिछले भागों में आप पढ़ेंगे तो विस्तार समझ में आएगा सिंबॉलिक लॉजिक में। हाँ, आगे देखिए, अगला सवाल मेरा 16वां सवाल है, क्यू इम्प्लाइज टी डॉट यस डॉट वी इम्प्लाइज आर इक्वलेंट निगेशन डब्लू। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, निगेशन टी वेज निगेशन आर इक्वलेंट निगेशन डब्लू। अब देखिए निगेशन टी इस भाग में और इस भाग में उत्तरवर्ती भाग का निषेध किया गया है। देख रहे हैं आप, उत्तरवर्ती भाग का निषेध किया गया है। अब पूर्ववर्ती भाग को क्या किया गया है, निष्कर्ष में निषेध किया गया है। तो आप जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव डायलेमा में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पर CD शॉर्टकट में लिख सकते हैं DD, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, बहुत ठीक ना। आप उत्तरवर्ती भाग का निषेध किया गया है दूसरे आधार वाक्य में, और निष्कर्ष में पूर्ववर्ती भाग का निषेध किया गया। जिससे क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, DESTRUCT डायलेमा, डबल M, ठीक ना, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। अब देखिए अगला सवाल में देखिए, H डॉट निगेशन I इम्प्लाइज C डॉट दूसरे ब्रैकेट में I डॉट निगेशन H इम्प्लाइज D। अब दूसरे आधार वाक्य में H डॉट निगेशन I वेज I डॉट निगेशन H। आप देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती भाग को दूसरे आधार वाक्य में एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, और निष्कर्ष में उत्तरवर्ती भाग को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का फॉलो हुआ है। तो इससे हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। इसको शॉर्टकट में CD कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। आप पीछे से देख लीजिएगा बार। अब 3 सवाल और आ जाते हैं। 18वां सवाल देखिए, W डॉट निगेशन X इक्वलेंट Y इम्प्लाइज Z। अब देखिए इसमें एक बार और लिखा गया वेज के रूप में इसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर इस लाइन को 2 बार लिखी गई, और लेकिन इतना भाग को हम ऐड कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि ये ऐड हुआ है, इतना भाग आधार वाक्य, जो पहले आधार वाक्य था उसको लिखकर इतना भाग ऐड किया गया है। तो इसमें कौन से रूल का फॉलो हुआ है, एडिशन, एडिशन। इसको समझ गए होंगे आप। अगला 19 सवाल देखिए, यस इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज यू इम्प्लाइज वी। इसमें देखिए फिर से एक बार ध्यान समझिएगा, यस इम्प्लाइज टी को तो उसी तरह लिखा गया है, इम्प्लाई लगाया गया है, लेकिन इस बात को देखिए, इस बात को यहाँ पर दोबारा एक बार रिपीट हुआ है और फिर इसमें ऐड कर दिया गया है। तब यहाँ पर आप जानते हैं कि इसमें एब्सॉर्प्शन यानी संविलियन रूल का फॉलो हुआ है। तो ABSOI, ठीक ना, इसको शॉर्टकट में ABS बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए आखिरी सवाल हमारा है, निगेशन J डॉट K डॉट L इम्प्लाइज निगेशन M। अब आप देख रहे हैं निष्कर्ष में क्या लिखा गया है, केवल इस भाग को लिखा गया है, पूर्ववर्ती आगे वाले भाग को लिखा गया है, इस भाग को हटा दिया गया है। तब आप हटाने वाला भाग जानते हैं सिंपल होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण करते समय हटा देते हैं। जो ऐड वाला भाग होता है उसे हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, SIMPLIFICATION। तब आप समझ गए होंगे, इस प्रकार सवालों को आप व्यवहारिक प्रयोग भी समझ गए होंगे। आप ध्यान रखिएगा। अब हम अपने समाप्ति की ओर हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने युक्त की वैधता परीक्षण हेतु अनुमान के 9 नियम, आपने देखा कि 9 नियम का प्रयोग और उनका व्यवहारिक प्रयोग की जानकारी प्राप्त किया, और अभ्यास प्रश्न में 9 नियमों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखने का भी प्रयास किया। आप इन 9 नियमों को अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में जरूर बैठा लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही सवाल लगाने में आसानी होगी। अगले भाग में हम इन सूत्रों का प्रयोग सवालों को अच्छी तरह हल करने और निष्कर्ष निकालकर उसको सिद्ध करने में करेंगे। और यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।